चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का जो टॉपिक रहेगा वो होगा लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट ऑन द बेसिस ऑफ हाइजेंस, HUYGENS, हाइगन्स भी बोला जाता है, हाइगन्स प्रिंसिपल, और वेव थ्योरी भी बोला जाता है। ठीक है, कृपया आप लोग समझेंगे और अभी लिखने का प्रयास कतई नहीं करेंगे, क्योंकि लिखने का प्रयास करेंगे तो नुकसान हो जाएगा, समझ में नहीं आएगा। और यही या तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन या लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, इन दोनों में से कोई एक आपके एग्जाम में आने वाला है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। ठीक है, आइए देखते हैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट ऑन द बेसिस ऑफ हाइजेंस प्रिंसिपल। ये मुझे डिस्टर्ब कर रहा है, तुम इधर थोड़ा सा हो जाओ भाई साहब, बस ठीक है। ओके नाउ, अब इसका डायग्राम समझते हैं। समझिएगा, समझ में आ ही जाएगा, क्योंकि कल जब रिफ्रैक्शन समझ में आ गया तो रिफ्लेक्शन तो आसान है। ठीक है, ये हमारे पास लेट अस सपोज दैट रिफ्रैक्टिंग सरफेस है। ठीक है, थोड़ा ध्यान से आप लोग देखेंगे, जिन बच्चों को नहीं आएगा बोल देगा तुरंत रोक करके। ये आपके पास क्या है, इंसिडेंट रे, ये है इंसिडेंट रे। ओके नाउ समझने का सब प्रयास करेंगे, और मैं इसका कलर चेंज कर लेता हूँ, सरफेस का इसका कलर कर देता हूँ रेड या ऑरेंज। ठीक है, ऑरेंज 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 ऑरेंज। ठीक है बच्चों, ये हो गया इंसिडेंट रे। हम सबको पता है लाइट अभी एयर में थी, यहाँ पर उसकी वेलोसिटी क्या थी, v थी, v1 थी, कुछ भी बोल सकते हैं। ठीक है, कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ओके नाउ आप बताएंगे इसका वेव फ्रंट कैसे बनेगा। सबको याद है वेव फ्रंट बनाने का तरीका, परपेंडिकुलर होगा। मैं थोड़ा सा लाइन खींच लेता हूँ, इसको रेड कलर से बनाऊँगा तो आपको समझ में आसानी से आएगा। ऐसे ये हो गया इसका व्हाट, इंसिडेंट वेव फ्रंट। याद आ रहा है कुछ कुछ, ऐसे 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 एंड सो ऑन। ठीक है, वेव और वेव फ्रंट में अंतर दिखाई आप लोग को दे रहा है, तो मैं इसका थोड़ा सा इसका थिकनेस कर लेता हूँ पतला वाला, लाल लाल क्लियर दिखाई दे, थोड़ा अच्छा दिखाई दे। ठीक है, ठीक है, वेव तो लिख लेते हैं फटाफट। कौन क्या था, थोड़ा स्लो चल रहा है यार, क्यों ऐसे। सेव मारते हैं, उसके बाद देखते हैं। ठीक है, तो ये क्या था आपके पास, इंसिडेंट रे, और ये रेड वाला क्या था, इंसिडेंट वेव फ्रंट। ठीक है, सब लोग ध्यान से देखेंगे, समझने का प्रयास करेंगे। ये था ए, ये था बी। अब यहाँ पर अगर रिफ्लेक्शन होना है तो क्या ये वेव फ्रंट दूसरे मीडियम में एंटर होगा या वापस उसी मीडियम में जाएगा, उसी मीडियम में जाएगा। तो सबसे पहले तो हम रिफ्लेक्टेड रे बना देते हैं, ये हो गई। इस रे का नाम क्या होगा, रिफ्लेक्टेड रे। कहाँ गई, किसी बच्चे को दिक्कत होगी तो बताएगा तुरंत, नो दिक्कत। ठीक है,
अब थोड़ा ध्यान से देखिएगा, वेव फ्रंट पे ध्यान दीजिए आप लोग। वीडियो आप लोग को वेव फ्रंट क्लियर दिखाई दे रहा है क्या? रेड वाला पोर्शन थोड़ा हाँ या ना बोल दे तो मैं कलर चेंज कर दूंगा। सर सबको क्लियर है ना? वेव फ्रंट कलर जो दिख रहा है इसमें लाल वाला, यस सर, बोले भाई वीडियो वालों। वेरी यस गुड, ठीक है, शाबाश। अब थोड़ा ध्यान से देखिएगा, जब बी वाला वेव फ्रंट किस वेलोसिटी से जा रहा है? v वेलोसिटी से। b से c जाने में इसको लेट अस सपोज टाइम लगा t। क्या लगा? टाइम लगा t। तो डिस्टेंस कितना कवर करेगा? vt। वही मैंने बताया था, डिस्टेंस इक्वल टू होता है स्पीड इनटू टाइम टेकन। स्पीड था v और टाइम लिया t, तो डिस्टेंस कितना कवर किया? vt। उस समय जो a वाला वेव फ्रंट था, a वाला जो डिस्टर्बेंस था, क्या वो यहीं रहेगा या ये भी वापस रिफ्लेक्ट बैक होगा? रिफ्लेक्ट बैक होगा। कैसे होगा? तो ध्यान से देखिएगा, मैं 3D समझा रहा हूँ। ये है वेव फ्रंट, ये जब यहाँ आएगा तो ये वाला देखिए क्या हो रहा है, ये वाला a वाला पॉइंट को, ये जब यहाँ आएगा तो ये धीरे धीरे उठते हुए ऐसे जाएगा। होगा क्या? मतलब जब ये पोर्शन यहाँ पहुँचेगा तो ये पोर्शन उठते हुए कहाँ पहुँचेगा? ऐसे, ये देखो ऐसे, ये इधर आ रहा है, ये ऐसे होते हुए इधर पहुँचेगा क्या? यस नो? इस वेव फ्रंट का नाम क्या हो जाएगा तब आप बताओ? रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट। इसका मैं कलर कर लेता हूँ, कौन सा? ग्रीन कर लूँ? चलो ग्रीन कर लेता हूँ। अब मुझे कोई बच्चा ये बताएगा, बहुत ज़रूरी बात, ये कौन सा वेव फ्रंट है? रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट। इसका कलर अंदर ब्लैक कर लूँ क्या पूरा का पूरा? ठीक है, ब्लैक से लग रहा है, अच्छा लग रहा है, स्मार्ट लग रहा है। ठीक है, यहां से जब B वाला C पे पहुंचा तो A वाला कहां पहुंचा? D पे पहुंचा। अब बताओ, B वाला जब C पे पहुंचा तो A वाला D पे पहुंचा, तो B ने कितना डिस्टेंस कवर किया था? VT। तो A वाला कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा? वो भी VT। क्यों VT? क्योंकि मीडियम सेम था, स्पीड सेम है, और यहां से तक जाने में टाइम भी क्या लग रहा है? सेम लग रहा है, तो डिस्टेंस भी क्या होगा? सेम। इसका मतलब आपके दिमाग में आ गया कि जो BC है और जो AD है, दोनों क्या है? इक्वल है। और दोनों की वैल्यू कितनी होगी? VT। नहीं समझ में आया? यही समझना बहुत जरूरी था। देखिए, जब B वाला डिस्टर्बेंस C पे पहुंचेगा, उस समय A वाला डिस्टर्बेंस D पे पहुंचेगा। तो B से C आने में टाइम अगर t लग रहा है तो डिस्टेंस कितना कवर करेगा? क्योंकि एयर था, एयर में स्पीड की वेलोसिटी थी v और टाइम लगा था t, डिस्टेंस कवर किया vt। उसी तरीके से A वाला भी जब D तक पहुंचेगा तो भी कहां पर है? एयर में ही है। मीडियम तो सेम है, जब मीडियम सेम है तो वेलोसिटी फिर से क्या लेगा? v, और सेम टाइम में ये कहां पहुंचा? D पे पहुंचा था, तो टाइम सेम लिया गया, इसने भी डिस्टेंस कितना कवर किया? vt। क्लियर हुआ यहां तक? मतलब अब आपको प्रूफ क्या करना है? सिंपल सी बात है, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में आपको तो प्रूफ क्या करना होगा? लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में टू प्रूफ करना होगा एंगल I इक्वल टू एंगल R। यही तो टू प्रूफ करना होगा, हाँ या ना? हाँ सर। अब चलते हैं आप कॉन्सेप्ट की तरफ। एंगल ऑफ इंसिडेंस कौन सा होगा? तो मैंने आपको कल कहानी बताया था, एंगल ऑफ इंसिडेंस हमेशा किसके किसके बीच में बनता है? वेव फ्रंट और सरफेस के बीच में। तो ये लाल वाला वेव फ्रंट था, कौन सा वेव फ्रंट था? इंसिडेंट वेव फ्रंट। अच्छा, पहले नाम भी लिख लेते थोड़ा थोड़ा। चलो ब्लैक वाला थोड़ा और बना लेते वेव फ्रंट, खूब ज़्यादा, उसके बाद नाम लिखते। ऐसे बना लिया। ये बताओ, ये क्या था? रिफ्लेक्टेड रे। नहीं याद आया क्या? रे आया? रे ये क्या है भाई? वेरी गुड, रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट। आप रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट। अब हम लोग को एंगल बनाना था, ठीक है? एंगल पे थे हम लोग। तो एंगल क्या होगा हमने बताया था, ये लाल वाला क्या था? इंसिडेंट वेव फ्रंट, और ये हो गया सरफेस। इनके बीच का एंगल ये क्या कहलाएगा?
एंगल ऑफ इंसिडेंस, कोई दिक्कत। उसी तरीके से अगर हम देखें तो ये काला वाला क्या है आपके पास, रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट, और ये सरफेस, ये एंगल क्या बनाएगा, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आर। वीडियो वालों को नहीं दिखाई दे रहा है ये वाला, इसको वाइट से बना देता हूँ या इसको मैं ग्रीन से बना देता हूँ, दिखेगा क्लियर। ये हो गया आर, कोई दिक्कत। मतलब अब आपको क्या प्रूफ करना है, एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर प्रूफ करना है कि नहीं। प्रूफ करना बहुत आसान है, रुक जाओ, चलो। यस सर। देखो करा यस से एक से एक है सर। प्रूफ, अगर हमें एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर दिखाना है तो हम कॉन्ग्रुएंसी का मेथड अपनाएंगे। तो दो ट्रायंगल उठाएंगे, इन ट्रायंगल, एक ट्रायंगल ले लेते हैं ए बी सी एंड ट्रायंगल ए डी सी, ठीक है। थोड़ा ध्यान से देखेंगे, जो बी सी है वो ए डी के बराबर था, अभी हमने बताया था, कैसे याद आ रहा है कुछ कुछ, यस। तो लिखेंगे हाँ, बी सी इक्वल टू ए डी, बी सी इक्वल टू ए डी इक्वल टू वी इंटू टी, दोनों डिस्टेंस बराबर कवर कर रहे थे, ठीक है। अच्छा, नाउ दूसरी चीज क्या होगा, अगर इस एंगल को देखा जाए तो ये कितना होगा, 90, क्योंकि वेव फ्रंट और रे के बीच का एंगल क्या होता है, 90 डिग्री। इट मींस एंगल बी बराबर एंगल डी, 90 डिग्री ईच, दोनों को दोनों 90 डिग्री है। और तीसरा चीज देखा जाए, अगर इस ट्रायंगल के अंदर देखा जाए AC आ रहा है और इस ट्रायंगल के अंदर भी AC आ रहा है, तो दोनों का AC क्या है, कॉमन। तो लिखेंगे AC इक्वल टू AC कॉमन साइड। इसके ऊपर एक स्टेटमेंट लिखेंगे कल जैसा, ठीक है। अच्छा, जब ये अगर तीन चीज सिमिलर हो गए, मतलब एक जैसे हो गए, इक्वल हो गए, तो ट्रायंगल क्या होता है, कॉन्ग्रुएंट कहलाता है। तो देयरफॉर लिखेंगे, देयरफॉर ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल, याद है ना 10th, ADC बाय विच मेथड, बाय विच मेथड, हाँ, बाय साइड एंगल साइड, या RHS भी बोलते हैं, क्योंकि एक एंगल 90 डिग्री दिख रहा है, ठीक है, और RHS, ठीक है। अगर दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे तो उनके अंदर का एंगल भी आपस में इक्वल होगा, बाय विच प्रॉपर्टी, CP CT। तो लिखेंगे देयरफॉर एंगल I इज इक्वल टू एंगल R बाई CP CT। यही तो प्रूफ करना था, समझ में आया। तो यहां आएंगे तो आप रुक जाएंगे, हम स्टेटमेंट बोलेंगे, छापी स्टेटमेंट लिखिएगा एकदम स्टार्टिंग में, द डिस्टर्बेंस एट B, the disturbance at B reaches to point C, reaches to point C with the velocity V, with the velocity V and covering a distance VT, and covering a distance VT, ब्रैकेट में लिख लीजिएगा, दैट इज BC इक्वल टू VT, B से C का डिस्टेंस जो है वो VT है, V और T, V फॉर कैपिटल वॉयलन एंड T फॉर स्मॉल टॉय, ठीक है, VT, फुल स्टॉप, वो बंद करके, क्या बोलते हैं, ब्रैकेट बंद करो। एंड एट द सेम टाइम, एंड एट द सेम टाइम डिस्टर्बेंस एट A reaches to point D, D for dog, ना, disturbance at point A reaches to point D with the same velocity V, with the same velocity V, ब्रैकेट में लिख लीजिएगा, because medium is same, ब्रैकेट में लिख लीजिएगा, because medium is same, ब्रैकेट बंद, covering a distance
वी टी, फिर से वी टी, ब्रैकेट में लिख लीजिएगा, दैट इज ए डी इक्वल टू वी टी, ब्रैकेट बंद, देन बाय कॉन्ग्रुएंसी मेथड, आगे छाप लीजिएगा। नेक्स्ट हेडिंग लिखिएगा सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, समझिएगा पहले, उसके बाद सपोज करो मेरे पास एक वेव है लाइक दिस, ठीक है। इस वेव का ये जो डिस्प्लेसमेंट है वो है y1, क्या है y1। इसी वेव के ऊपर एक और वेव को लाद दिया गया सेम फेज में, सेम फेज में, तो समझ रहे हो ना, क्रेस्ट क्रेस्ट के सामने, ट्रफ ट्रफ के सामने, सेम फेज में। जिसका डिस्प्लेसमेंट क्या था हम लोग मान लेते हैं y2। तो एक नया वेव मिलेगा, जैसे ही एक के ऊपर एक दूसरा वेव लदेगा तो एक नया वेव फॉर्म होगा जिसकी एम्पलीट्यूड उन दोनों से क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी, अगर सेम फेज में तो ऐसे। और इसकी एम्पलीट्यूड कितनी होगी, इसकी एम्पलीट्यूड हो जाएगी y इज इक्वल टू y1 प्लस y2। ऐसे ही अगर नंबर ऑफ वेव्स हो, नंबर ऑफ वेव्स, बहुत सारे वेव्स हो, एक दूसरे के ऊपर सुपर इंपोज कर रहे हैं, तो उनकी रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, सारे इंडिविजुअल डिस्प्लेसमेंट का सम उसके रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। यही कौन कहता है, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल कहता है। बात समझ में आई? तो लिख लो फटाफट, डिफाइन कर लो। When two or more waves traveling through a medium, when two or more wave traveling through a medium superimpose one another, a new wave is formed in which the resultant displacement in which the resultant displacement at any instant is equal to the vector sum of, sum मतलब SUM, sum मतलब जोड़ ना, vector sum of the displacement due to individual waves। फॉर्मूला लिख लीजिएगा और फीगा बना लीजिएगा।